सिंह साहब, हम लोग फिर एक बार एक हजारीबाग के और झुमरी तलैया के दौरे के बाद मिल रहे हैं और इस बीच में एक अजीब ट्रेंड भारत में पैदा हुआ है कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, उसके लीडर अब अपनी बातों को किताबों के जरिए अलग अलग तरीके से बयान कर रहे हैं। पहले एक सलमान खुर्शीद की किताब आई, उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू के बीच में एक लाइन खींची और हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआई से मिलाया। उस पर बहस हो चुकी। मैं समझता हूं कि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो दुनिया जानती है कि कैसे उन्होंने 1985-86 में किताब लिखी थी, इंडिया एट होम, द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम, पेज नंबर 141 पर किस तरीके से उन्होंने वो पूरे सिखों के मारने को जस्टिफाई ठहराया था। अभी हाल में मैं समझता हूं कि भारतीय पूरी बौद्धिक जगत में जो आपकी किताब आई थी कुछ दिन पहले, आपने उसको इंग्लिश में भी लिखा, नो द एंटी नेशनल, फिर बाद में वो हिंदी में भी आई, वो इत्तेफाक से मेरे पास है ये किताब। और इस हिंदी के संस्करण के पेज नंबर 90 पर चैप्टर 12 है और आपने उसमें उस चैप्टर का नाम लिखा है 26/11 भारतीय वॉर रूम पाकिस्तान में। अभी अभी जो भी कुछ आपने उसमें लिखा है वो इतना तथ्यात्मक, इतना फैक्चुअल है कि उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और आपने पूरा वो एक कॉन्स्पिरेसी, उसमें कैसे कांग्रेस शामिल थी, उसमें कैसे सिस्टम शामिल था, कैसे वुमेन, सब कुछ आप लिख चुके हैं। लेकिन या तो मैं मानता हूं कि आपकी देखा देखी या आपके जो तथ्य हैं वो इतने मजबूत हैं। अभी हाल में एक कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और वो सोनिया परिवार के बड़े नजदीकी भी हैं और पंजाब से आते हैं। उन्होंने भी अपनी किताब लिखी है और सुना है कि 26/11 के आसपास वो रिलीज होने वाली है। उसके कुछ कंटेंट बाहर आए हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि 26/11 जो था उसकी यूपीए को, सरकार को जिस उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की गई और यूपीए सरकार उसे हैंडल करने में नाकामयाब रही। ये 12-13 साल के बाद ये यकायक जो है ये कांग्रेस के अंदर, लीडरों के अंदर एक कोई नई जागृति पैदा हो गई है कि किताबों के माध्यम से ये सच बोलना शुरू कर दिया इन्होंने, या अभी कोई इसका राजनीतिक महत्व है। और क्या पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा था, किसान आंदोलन में जो कुछ हो रहा था, उससे कहीं कुछ इसका लेना देना है। तो सबसे पहले मनीष तिवारी की जो किताब आने वाली है जिसमें यह कहा गया है कि 26/11 के जवाब में यूपीए सरकार की उपयुक्त कार्रवाई करने में नाकामयाब रही, इसे आप किस नुक्ते नजर से देखते हैं? नहीं, देखिए, जो मनीष तिवारी ने नाकामयाबी की बात की है तो कामयाबी की ना तो कल्पना थी और ना ही कोई गुंजाइश थी, क्योंकि ये फिक्स्ड मैच था। और जिस पेज नंबर का आपने जिक्र किया मेरी पुस्तक से जी लेकर 90, पेज नंबर 90, जी जी, तो उसमें मैंने वो कहा है कि किस तरह से भारत का वॉर रूम हाईजैक हुआ था 26/11 के समय, जब 26/11 चल रहा था। इस मनीष तिवारी के किताब के संदर्भ में मुझे टेलीविजन डिबेट्स में भी बुलाया गया और मैंने यही बात कही कि कोई गुंजाइश ही नहीं थी कामयाबी की या कोई जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि वो फिक्स्ड मैच इस तरीके से था जो मैंने किताब में लिखी है कि यहाँ की जो टीम या यहाँ का जो वॉर रूम जो होना चाहिए था वो पूरा का पूरा वॉर रूम वो पाकिस्तान में उस समय था, वहाँ का दौरा कर रहा था। जब मैं वॉर रूम की बात कर रहा हूँ तो मैं होम सेक्रेटरी और उनके तमाम जो गृह मंत्रालय के जो की ऑफिसर्स और की फंक्शनरीज थे उनकी बात कर रहा हूँ। और वो सारे के सारे उस समय ये पाकिस्तान में थे, पहले इस्लामाबाद में,
और फिर उनको मरी ले जाया गया। मरी जब वो पहुंचे हैं तो उसके बाद से उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी भारत के साथ एक दिन के लिए, और ये इस दौरान ये पूरा 26/11 चल रहा था। उसमें एक अधिकारी थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो काफी चर्चा में थे, जिनका नाम राजेंद्र कुमार है। शायद उनको कुछ संदेह हुआ और वो वापस आ गए कोई बहाना करके। तो मैं ये नहीं कहता, मान लो कोई कहते हैं कि मुझसे पूछा गया कि क्या कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए ये कोइंसिडेंस होता और दोनों देशों के बीच में कोई षड्यंत्र नहीं होता, राजनीतिक षड्यंत्र, तो जैसे ही 26/11 हुआ वो फौरन दिल्ली लौट सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात कि जिस समय ये 26/11 शुरू हुआ, आप वहाँ मौजूद थे, आपने मुझे बताया था, ये इंडियन वुमेन प्रेस कोर के ऑफिस में, ये जो उनका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, वो आपके शाह महमूद कुरैशी उस समय भी विदेश मंत्री थे, और ये इंडियन वुमेन प्रेस कोर को ये एड्रेस कर रहे थे उस समय। और आपने मुझे बताया कि वो कोई इनके कान में आके कुछ बोला, मेरे ख्याल से यही बोला कि अब कार्रवाई शुरू हो गई है, और यहाँ से वो फौरन इस्लामाबाद के लिए स्पेशल प्लेन से रवाना हो गए। अब इसको आप फिक्स्ड मैच नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो इसका मतलब है कि यहाँ जो मनीष तिवारी ने चालाकी की है वो ये है कि वो लिखते हैं कि उपयुक्त कार्रवाई करने में नाकामयाब रही, ये कह करके वो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं नाकामयाब नहीं रही, बल्कि इसकी कामयाबी के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी ने कॉन्स्पिरेसी की। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि कामयाबी की तो कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और इसकी एक देखिए एक लंबी एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि शुरुआत इसकी होती है 2004 से। 2004 में उस समय सोनिया गांधी बाय डिफॉल्ट, उनको कुछ कितने 147 सीटें थी, बाय डिफॉल्ट 147 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनने वाली थी। बहुत कोशिश की उन्होंने बनने की, बड़े ऊंचे सपने सजोए रखे थे भारत की मलिका बनने का। उस पर आपको मालूम है क्या हुआ, कौन गया, किस तरह से एपीजे कलाम ने उस पर पानी फेर दिया, और फिर इन्होंने सरदार जी को ये किया। सरदार जी को कोई इस बात की ग्लानि नहीं थी कि वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, वो विदेशी महिला के द्वारा नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री, विदेशी महिला के द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री। तो उनको गद्दी पे बैठाया गया। 2004 के बाद क्या होता है कि अब इस विदेशी महिला को पावर का नशा, प्रधानमंत्री ना बनने का आघात और पावर का नशा, डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत बड़ा कॉकटेल था, डेडली कॉम्बिनेशन। वो नशा आने लगा, लेकिन एक दिल में एक डर भी था कि ये पता नहीं ये आलम कब तक रहेगा। इस बार तो फ्लूक से हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया, 2008 में कैसे होगा? तो इन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान से संपर्क साधा, और 2004 और 8 के बीच में जगह जगह पे इन्होंने हमले करवाए पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप देखेंगे वाराणसी, अयोध्या, असम, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद,
हैदराबाद, मतलब पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट नॉर्थ पूरा पूरा उन्होंने एक के बाद एक के बाद हमले होते गए। ये 2004 और 2008 की बात हुई। अब ये सारे हमले कल्मिनेट करते हैं जाके 26/11 के ऊपर। वो फाइनल था। 26/11 आपको सब मालूम है कि किस तरह से वो कलेवा बांध के आए थे, किस तरह से हिंदू टेरर उसको बनाना चाहते थे। उनका उद्देश्य था पॉलिटिकल मर्डर ऑफ बीजेपी, हिंदू टेरर बना के पॉलिटिकल मर्डर ऑफ बीजेपी और उसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। क्योंकि उनको डर था कि 2009 के चुनाव में ये सत्ता नहीं आएगी, किस्मत हमेशा साथ नहीं देगा, तो इन्होंने भी ये करवाया। उसके बाद आप देखें कि फिर जब 26/11 हुआ तो योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने ये पीछे की तरफ जाते गए, पीछे की तरफ। 26/11 करने के पहले इन्होंने हिंदू टेरर बनाना शुरू किया और फिर कहा ये आपके ये जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था 2 बार 2006। तो एक पहला हुआ, उसमें मुसलमान पकड़े गए, उन्हें छोड़ के तो फिर दोबारा हिंदुओं को उसमें वो भी हिंदुओं ने किया था। समझौता एक्सप्रेस भी हिंदुओं ने किया था। मक्का मस्जिद का ब्लास्ट वो भी हिंदुओं ने किया। 7वीं प्रज्ञा किसने किया था? तो एक 80 साल का बूढ़ा स्वामी असीमानंद, एक महिला साध्वी प्रज्ञा और एक साजिश में शामिल था कर्नल पुरोहित। आज 2008 और आज 2021 हो रहे हैं, 13 साल गुजर गए। हिंदू आतंकवाद में बस 3 ही लोग, यही 3 लोगों का नाम आ रहा है। पता नहीं ये कौन से मदरसे में पढ़े हैं, मुझे नहीं मालूम ये कौन से हिंदू मदरसे में पढ़े हैं। कोई हिंदू मदरसा है या नहीं है, लेकिन इनके तो तमाम मदरसे। जब पाकिस्तान बना था तो उस समय there were 187 madrasas and today there are between 20 to 40,000, 12,000 से 40,000 का। अब ये जो गैप आप देख रहे हैं ना 12,000 से 40,000 का, ये डार्क जोन है। अब ये डार्क जोन में कौन कौन है मैं उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। ये तो इसको ये इन्होंने हिंदू टेरर बनाने की कोशिश की और फिर अजमल कसाब पकड़ा गया। अजमल कसाब को आपको मालूम है फांसी दी गई बाद में। और मैं उस दिन एक टेलीविजन चैनल पे था जब उसकी फांसी की सजा हो रही थी, तो किसी ने कहा सरकार, उन्होंने किसी सरकारी ऑफिशियल का उन्होंने रिएक्शन लिया, जो एंकर जो थे, तो उन्होंने कहा सिर्फ 2 ही आदमी को मालूम था। एक 3 आदमी को मालूम था, एक प्रधानमंत्री को, एक शिंदे साहब को और एक सोनिया गांधी को। तो मैंने कहा कि सोनिया गांधी को किस कैपेसिटी में मालूम था, वो तो संवैधानिक पद है नहीं उनका। तो इतने में ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद फिर वहां से क्लैरिफिकेशन आया कि ये सोनिया गांधी को नहीं मालूम था। ठीक है, तो ये पूरी इनकी ये जो मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई कि किस तरीके से उसको बनाने की कोशिश की गई। अब क्या होता है कि ये पीरियड में आप देखिए हमारा रवैया क्या था। डोजियर अटैक हुआ, डोजियर भेजा, अटैक में हुआ, डोजियर भेजा। वो इसी तरीके से साहब जैसे किसी जंगली जानवर को आप लो वो गन का लाइसेंस दिखा रहे हो, देख लाइसेंस है मेरे पास, मार दूंगा तेरे को। उसी तरह से ये डोजियर और ये साइकिल जो है ये चलता रहा। और फिर ये 2009 में आ गए। उम्मीद नहीं थी इनको,
लेकिन 2011 आते आते आपको मालूम हुआ सीरीज ऑफ करप्शन स्कैंडल्स आए। हम्म, अब फिर ये विदेशी महिला को लगा कि ये तो अ, विदेशी महिला और सरदार जी दोनों सरदार जी को आप इतना भोला मत समझिए। मैंने कभी नहीं, राइट फ्रॉम डे वन, जो आदमी अपने मेंटोर का नहीं हो सकता है, जो आदमी प्रधानमंत्री होते हुए जिसको ये रिजर्व बैंक के नोट पे साइन करता था, इकोनॉमिस्ट है, ढेर सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं दुनिया में ढेर सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, इसको नरसिम्हा राव ने बनाया। दिस मैन हु वाज सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बाय अ फॉरेनर, विदेशी महिला से, इस आदमी में इतनी कृतज्ञता नहीं थी कि उसको दिल्ली में एक डिसेंट उसको क्रिमेशन दिलवा सके। इस सरदार जी को तो ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। तो इस सरदार जी ने, आपको मालूम है, इसके नाक के नीचे 2011 सीरीज ऑफ करप्शन, कॉमनवेल्थ, ये फिर इस विदेशी महिला को लगा कि अब तो 2014 में कुर्सी फिर खसक जाएगी। फिर रामदेव का आंदोलन हुआ, उस पर जानलेवा हमला हुआ। आपको पूरी षड्यंत्र मालूम है। फिर अन्ना को बैठा दिया इसने। आप पूरी अन्ना आंदोलन का आप देख लेना, एक बार भी इस विदेशी महिला के करप्शन के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। ये किसके नीचे हो रहा था? जो करप्शन हो रहे थे, सुरेश कलमाडी कर रहा था, ये था, कौन थे उसके जिम्मेदार? सरदार जी थे कि ये विदेशी महिला थी? कौन था? कोई ये नहीं। फिर इसने एक पैरेलल एक पार्टी खड़ा की, वो सोनिया की पार्टी थी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। फिर ये आज ये क्या ये बोलता है कि मैं बुजुर्गों को फ्री रामायण यात्रा करवाऊंगा और ये करूंगा। अरे राम से कुछ सीख लो। राम ने वचन दिया था कैकेयी को, वचन का पालन किया, और उनके वचन का पालन उनके पुत्र ने किया। लेकिन तुम कैसा नालायक आदमी है जो अपने बच्चों की कसम, दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखे इसने कसम खाया था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी सरकार नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये तो फिर इसने सरकार भी बना दी। अब हुआ क्या कि अब 2014 के फिर इनको विदेशी महिला को डर लगने लगा, तो उसने उसको फिर जाकर रेल भवन में बैठा दिया एज चीफ मिनिस्टर। जनवरी 2014, अन्ना हजारे अप्रैल 2011 उसको बैठा दिया बोले जाके। अब वही था फिर से, जो अभी आप खालिस्तानियों का देख रहे हो ना, असॉल्ट जिस तरीके से एक मिनट सर, कैपिटल पे वही असॉल्ट की तैयारी उस समय भी हो रही थी। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो फिर 2013 में मोदी साहब को, उसके पहले उनको एलिमिनेट करवाने की कोशिश की गई पटना में। फिर इशरत जहां वाला भी आपको मालूम है। तो तमाम कोशिशें की गई, और फिर 2014 में इसको ये अपना सीट वेट छोड़ के ये बनारस इस विदेशी महिला ने इसको भेजा। अरे सारे चर्च के ऑर्गेनाइजेशन आप 22-24 थे उसमें, अलग अलग नामों पे। सबसे ज्यादा मतलब अगर देखोगे ना, ये उल्टे सीधे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एनजीओ की दुकान, एनजीओ है, दुकान जो है वो गांधी के नाम पे चलाते हैं। सबके फॉरेन फंडिंग, सब वहां पहुंचे। वो भी नहीं, वो ये हुआ। तो ये है इसकी पृष्ठभूमि। तो कोई आप जो कह रहे हैं ये ना तो इसकी जो ये सख्त कार्रवाई की जो बात कर रहे हैं मनीष तिवारी, जो मैं कह रहा हूं ना, उसको दुनिया बेवकूफ नहीं है। अगर आप इतना नहीं जानते तो फिर आप मंत्री भी बनने लायक नहीं, और आपको सब पता है। सिंह साहब, वो जो पूरी पृष्ठभूमि आपने बताई वो तो ऑलमोस्ट कई सारी बात अपने अलग अलग समय पे आप कहते रहे, लेकिन क्या ये इसको इस तरह कहा जाए कि पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी के बीच, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सोनिया गांधी और जो उनकी इनर एक कोटरी है पाकिस्तान मिलिट्री, इन तीनों के बीच में एक कोई साजिशाना षड्यंत्रकारी रिश्ते हैं,
और उन रिश्तों का खुलासा आज की डेट में अगर देखें कि जिसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान, कांग्रेस पार्टी, सोनिया, इंटरनल कुटेरी, पाकिस्तान मिलिट्री और ये षड्यंत्र, और इसका खुलासा या इसके बारे में ये एक्सपोज उस वक्त हुए जो अभी आपने पूरे पंजाब में जो कुछ हुआ है उथल पुथल, वो आपको लगता है कि ये उसी बैकग्राउंड में जाकर के पंजाब में जो कुछ करने की साजिश थी और जो अभी हाल के दिनों की वहां की घटना है, आप इसको ऐसे जोड़ नहीं, ये साजिश तो जो पिछले बार पंजाब में चुनाव हुए थे वो साजिश सबको दिख रही थी, सबको मालूम है। जितने आप पत्रकारिता में लोग जो है उन्होंने मुझे फिगर्स दिए ये कि कोई 1100 से 1400 करोड़ रुपया उस समय आम आदमी को मुहैया करवाया था पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट ने, और प्लेन्स में भर भर के खालिस्तानी उस समय बाहर के देशों में आए थे, बाहर के देशों से आए थे इसके समर्थन में। और अमरिंदर सिंह चुनाव हार रहे थे, मैं आपको बता दूं उस समय। लेकिन ये षड्यंत्र लोगों को पता चल गया, तो जो हमारे ये विपक्ष के जो लोग हैं, खास करके ये बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उन लोगों ने उनको वो बहुत ज्यादा चिंतित हुए और उन्होंने फिर रातों रात एक हुक्म, मतलब एक फीएट जारी किया कि आप अपना वोट ट्रांसफर कर दें अमरिंदर सिंह को। क्योंकि उस समय और ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, ये बात सबको मालूम है, ये सबको मालूम है ये बात। रातों रात वोट ट्रांसफर हुए। आप अगर उस समय के आप अगर ये ओपिनियन पोल्स अगर आप देखेंगे, इवन फ्यू एग्जिट पोल्स, दे सेड दैट ही इज लूजिंग और आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और ये बिल्कुल निश्चित था। ये कुमार विश्वास ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इसने कहा कि बस शपथ लेने जा रहा हूं, तू आ जाना वहां पे। दैट्स व्हाट कुमार विश्वास हैज सेड इन दिस। तो रातों रात वोट ट्रांसफर हुए और इस तरीके से हमने इस बॉर्डर स्टेट को पाकिस्तान के हाथों से, खालिस्तानियों के हाथों से इसको बचा लिया। मजबूरन विदेशी महिला को बनाना पड़ा इसको, इनको अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री। लेकिन वो रिलेशनशिप में कोई वो तालमेल नहीं था, कोई जो कहते हैं ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट का वो रिलेशनशिप नहीं था। वो ये बोझ वोट हो रही थी और ये बोझ ये तब तक ढोई जब तक ये चुनाव अभी नहीं आ गया। अब क्या है कि इसमें विदेशी महिला की चाल देखिए कि एक इसने क्रिश्चियन सिख को कन्वर्टेड करना। और मैं उस एरिया में ऑपरेट किया हूँ, बॉर्डर एरिया में। आई रिमेम्बर लॉट ऑफ चर्चेज, वो मैंने देखा उधर जब मैं बॉर्डर फेंसिंग पे था। ये इस एरिया में गुरदासपुर, दुर्गी दुरांगला एक जगह है, और इधर आए वो गांव सब है, मलमुआ, ये सब सारा बहुत सारे आप चर्च देखेंगे, बहुत सारे ये जो मजहबी सरदार जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं वहां पे। तो उनकी संख्या मतलब कोई 24% वहां की पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है, जिसमें ये मजहबी सिख जो है उसमें आई थिंक दे आर 31%, 31% है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है। तो इसने फिर वो उसको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया। अब 2 वोट से टारगेट कर रहे हैं, ये मजहबी वोट थ्रू दिस क्रिश्चियन सरदार, ठीक है ना। और सिद्धू को कांग्रेस में
इतना इम्पोर्टेंट वॉइस बनाने का मकसद यही था कि किसी तरीके से अमरिंदर सिंह को मजबूर करना कि वो रिजाइन कर दे। सिद्धू ने अपना काम कर दिया। अब ये आम आदमी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इन ऑल प्रोबेबिलिटी होने जा रहा है। ये होगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। और उससे मजहबी का वोट लेंगे और इससे खालिस्तानियों का वोट। और वेदर खालिस्तानी वहां किस संख्या में है क्या है, लेकिन अगर मेजॉरिटी में अगर ना भी हो तो ये लोग साइजेबल नंबर्स में, साइजेबल परसेंटेज में है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको और मेरे दोनों को, हमको कितने फोन आते हैं वहां पे कि आप पूरे खालिस्तानी बने हुए हैं। और मैं वो आदमी हूं, देखो मैं ना मुझे कोई गाली से डर नहीं है। मैं जो मैं ऑब्जर्व करता हूं वो सच बोलता हूं। सबसे बड़ा पाप है सच नहीं बोलना, और मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। तो ये विदेशी महिला ने, ये जो क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर है, उससे मजहबी को टारगेट कर रही है। सिद्धू जाएगा आप में, आप वो खालिस्तानियों को टारगेट करेगा, और फिर दोनों मिल जाएंगे और खालिस्तानियों की सरकार होगी, बिल्कुल बन जाएगी वहां पे। ओके। तो आप ये भी कहना चाहते हैं कुछ हद तक कि इस पूरे षड्यंत्र में, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री, आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री किस तरीके से भारतीय राजनीति पर हर दिन असर डाल रही है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी हाल में जो कुछ हुआ है, खासतौर से महाराष्ट्र की सरकार देखें जिस तरीके से बनी, तो ट्रेडिशनल हिंदू पार्टियां टूटी और उसके बाद में फिर वो एक हिंदू पार्टी एनसीपी के साथ मिली, और फिर दूसरी पार्टी वहाँ जो है वो आपकी कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ जो सरकार बनी, और आज आप वो तमाशा देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो पंजाब और महाराष्ट्र में तो कामयाब हो गए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मिलिट्री के जो यहाँ पर फुट सोल्जर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में हो, इंडिविजुअल्स के रूप में हो, किसी मजहब के मानने वालों के रूप में हो, ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पंजाब के अंदर जो अभी खासतौर से कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, उसके पीछे ये ताकतों को एक तरीके से न्यूट्रलाइज करना था और बैकफुट पे करना था। क्या आप ये कारण समझते हैं कि ये इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जो आदमी पाकिस्तान के मिलिट्री के चीफ बाजवा से गले मिल रहा हो, 2 दिन पहले पाकिस्तान में इमरान खान जो प्राइम, उसको अपना बड़ा भाई कह रहा हो, उस दौर में जब हमारे कश्मीर में हम सैनिक मारे जा रहे हैं, बॉर्डर पे सैनिक मारे जा रहे हैं और सीज फायर का उल्लंघन, ऐसे में क्या लगता है कि मिलिट्री ने इतना ज्यादा पंप किया है पैसा, या इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद लिया है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी की सरकार को ये लग गया था कि ये हिंदू वर्सेस सिख बनाने की कोशिश की जा रही है और देश के अंदर सरकार को मजबूर किया जा रहा है कि कोई वो एक्शन ले। तो ये जो कृषि कानून वापस हुए हैं, ये उसको ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, और भारत के अंदर जो इंटरनल तब पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी उनको एक तरीके से उनके पास से मुद्दा खींच लिया है। व्हाट डू यू थिंक सो? देख, मैं बात वहां से शुरू करूंगा। 26/11 की हमने बात की, लेकिन ये नंगे तब पकड़े गए, they were caught naked in their intentions। जब ये समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट जो हुए थे, उस समय जो डेविड हेडली की वाइफ थी फौजिया तलहा, उसने कहा अमेरिकन एम्बेसी में जाके कि ये मेरे पति देव ने ये किया था, इसकी साजिश रची थी। जो 26/11 का एक फाइनेंसर था, आरिफ कासमानी, कराची का एक बिजनेसमैन है, उसने कहा, बयान दिया था, मालूम है सबको कि उसने भी इस बात की पुष्टि की कि इसमें पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व थे, लश्कर तोयबा के लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन उस समय की जो सरकार जो थी, वो पूरी दुनिया को ये जताने में जुट गई कि नहीं, इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं था, इसमें तो असीमानंद का हाथ था, इसमें पुरोहित का हाथ था। आपने
ऐसे देशद्रोही देखे हैं कभी? और वो देशद्रोही जो कि पाकिस्तान के जो सस्पेक्ट्स थे, जो कि एनआईए ने कहा कि इनके बारे में कोई शक नहीं है, एक नागोरी का वो भी टेस्ट, हाँ, नागोरी का टेस्ट, नागोरी का वो नार्को टेस्ट भी हुआ था, टेलीविजन पे दिखाई भी गई थी। तो ये उस समय बिल्कुल ही एक्सपोज हो गए थे, नंगे हो गए थे। अब कोई नंगा देखना ना चाहे किसी को, वो दूसरी बात है, मैं वो नहीं, बट ये बिल्कुल, और वो नालायक भारत का वो गृह मंत्री था। और मुझे पुष्पेंद्र जी कभी कभी लगता है कि ना ये कुछ लॉयर्स जो होते हैं ना, ये कुरकुरी करते करते ये देश के साथ भी कुरकुरी करने लगते हैं। वो किसी ड्रग एडिक्ट को बचाते, किसी दाऊद इब्राहिम को बचाते बचाते ना ये पाकिस्तान को भी बचाने लगते हैं, ये देशद्रोही भी हो जाते हैं। ठीक है, आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और फिर इनको इतना ये हो जाता है, ये जुडिशल माफिया एक तरह से उनका हिस्सा हो जाते हैं। आप इनकी अर्निंग्स देखोगे साहब, हम भी लिखते हैं यार, कितनी किताब लिखे इसमें, पता नहीं अगर इतने ड्राफ्ट में अगर एज अ लॉयर करता तो मैं बता रहा हूँ, इसी के मैं 10 करोड़ रुपए कमा सकता। हम भी तो आर्ग्यू कर रहे हैं ना अपना केस, और जनता के सामने जा रहे हैं। जनता को अगर हम कन्विंस कर रहे हैं तो वो पढ़ेगी किताब, नहीं तो नहीं पढ़ेगी, लेकिन आर्ग्यू तो हम भी कर रहे हैं। आप भी जगह जगह जा रहे हैं, अपना केस आर्ग्यू कर रहे हैं, तो ऐसा क्या तुमने ये कर दिया? तो वो समझौता के एक्सप्रेस के बारे में बात, ये उजागर हो गए, नंगे हो गए। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि ये जो 2004 से जो ये रिश्ता बनना शुरू हुआ, वो रिश्ता यहां तक पहुंचा कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो आदमी आप पर युद्ध डिक्लेयर किया हुआ है, लश्कर ए तोयबा, जिस पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उन लोगों को आप हफीज साहब बोल रहे हो, क्योंकि इनकी, और ये नहीं था कि वो किसी तंज के तौर पे उसने नहीं कहा था, वो डर से उसने कहा था, उनको डर से कहा था। तो ये रिश्ता इतना तक अभी ये हुआ कि बढ़ता हुआ हो गया कि आपने इमरान और इसकी बात की, सिद्धू की, अब दोनों में क्या समानता है सर? इमरान और सिद्धू में, ये भी क्रिकेटर है, वो भी क्रिकेटर है, अंग्रेजी वो बोलता है, ये भी अंग्रेजी बोलता है, वो जिहादी है, ये खालिस्तानी। अब देख रहे हैं, तो प्यार और मोहब्बत तो नेचुरल है, ठीक है। दोनों प्रॉप्ट अप है, एक मिलिट्री के द्वारा प्रॉप्ट अप है, एक विदेशी महिला के द्वारा प्रॉप्ट अप है। और अगर यूं कहें कि ये इसका अंग्रेजी वर्जन है, बिंडर वाले का अंग्रेजी वर्जन है, कह सकते हैं। हाँ, तो ये भी कहना कोई गलत नहीं, न्यू इनकार्नेशन ऑफ, ओनली थिंग इज दैट बिंडर वाले वो क्रूड सा था, वो ऐसे उसका भतीजा आजकल वो पूरा ड्रोन का वही कोऑर्डिनेट कर रहा है, सम रोड नाम है उसका, जसविंदर सिंह रोड, उसका भतीजा वही पूरे ड्रोन एक्टिविटी कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये अंग्रेजी बोलता है। अब ये नेचुरल है, ये प्रोग्रेशन, मतलब भिंडर वाले से सिद्धू का नाम शेरी भी है। अच्छा, पंजाब में ना आप ऐसे नाम बहुत पाओगे, मतलब ये खालिस्तानियों का शेरी, बंटी, पिंकी, ऐसे इनके नाम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बंटी, पिंकी आते ना 2-4 और नाम इस तरह के, ये फिर इनका वो जो कल्पना जो है, इनकी इमेजिनेशन, वो फिर वहीं पर थक जाती है। तो आप हजारों बंटी पाओगे, हजारों पिंकी पाओगे। मैं जिंदल नहीं, वो नहीं, ये दैट इज टिपिकल ऑफ इंडियंस, ठीक है ना, कि निकी हेली, ठीक है ना, को हेली कॉमेट भी है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्या है कि ये आपने जो सवाल किया कि अब आप इसका पैरेलल देखिए, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है।
इसका 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 पैरेलल देखिए कि वहां पे पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया, तहरीक-ए-लबैक। जी 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 जी। ये बरेलवी की ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। बरेलवियों का सपोर्ट पहले इनके साथ था, नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ के साथ। ये मज़ारों वाले लोग हैं। मज़ारों वाले लोग हैं। और मैं इसके अभी बताऊंगा मैं ये दोनों में फर्क, देवबंदी और बरेलवी का। तो इसको उन्होंने इनको थोड़ी फूंक दी और ये जो सलमान, वो क्या नाम था, सलमान, वो सलमान तासीर पंजाब का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर, उसके जो असैसिन था मुमताज कादरी, वो उसको इन्होंने फिर एक सिंबल बना लिया, मुमताज कादरी को। और उसका जो कब्र जो है वो आजकल पिलग्रिमेज सेंटर हो गया है उनका, ठीक है। तो वहां से इनका उत्थान शुरू हुआ और ये उत्थान पूरा स्क्रिप्टेड था आईएसआई के द्वारा। और ये सिर्फ था कि नवाज शरीफ को हटाओ। इमरान खान से इन्होंने पैक्ट किया हुआ था, इमरान को उन्होंने गद्दी पे बिठाया, ठीक है। और उसके बाद इमरान ने जब भी थोड़ी बहुत अपना मनूवर स्पेस कुछ अपना यूटिलाइज करने का कोशिश किया, थोड़ा रास्ते से थोड़ा बहकता था, तो इसका धरना दिलवा देते थे इससे, तहरीक-ए-लबैक। अभी बहुत भयानक हुआ था। एक बार तो आपने देखा था ना, वो आईएसआई का जनरल वो पैसे बांट रहा था, लिफाफे में पैसे बांट रहा। तो ये हर बार 6 बार ऐसा हो चुका है कि तहरीक-ए-लबैक को से ये पैसे बंटवाते थे, ये धरने करवाते थे। और वो कहते थे कि हम इस्लामाबाद को स्टॉर्म कर देंगे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे। पाकिस्तान मिलिट्री को कहा जाता है कि तुम कुछ करती क्यों नहीं। मुझे बड़ी ये हंसी भी आती थी कि पाकिस्तान मिलिट्री बोलती थी कि नहीं ये तो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हम इसमें कैसे दखल अंदाजी कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये उनका बयान होता था। अभी वो इमरान खान एक अपना आईएसआई चीफ बनाना चाहता था, ठीक है, उन्होंने ये कर दिया। फिर बोले बैठ जाओ धरने पे, अब बोलो फिर इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इमरान खान को झुकना पड़ा उनसे। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, इनको रिहा कर दो। उनके अजीब अजीब डिमांड थे कि फ्रांस के एम्बेसडर को बोलो कि वो उसको एम्बेसी को वापस भेजो। कार्टून बनाया कोई फ्रांस में, दर्द होता है इनको पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो कहाँ कुछ भी होता है, दर्द सभी को एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये सब का उन्होंने स्क्रिप्ट के मुताबिक बोला, अच्छा तो तुमको रिहा कर देंगे, कोई बात नहीं, तुम ये अपना चलो पॉलिटिक्स ज्वाइन। So now Tehreek-e-Labbaik has become the political arm of Pakistan military intelligence establishment. Similarly, the Khalistanis in India, वो political arm बन गए हैं वहां पे, इसका ये पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट के। तो पाकिस्तान में इनका पॉलिटिकल आर्म ये हो गया तहरीक-ए-लबैक, और यहाँ पे खालिस्तानी और खालिस्तानी मीन्स प्लस आप प्लस विदेशी महिला, ठीक है, प्लस सरदार जी जो प्राइम मिनिस्टर थे। सरदार जी ने वो भी तो वही स्क्रिप्ट कर रहे थे। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि माइनॉरिटीज का पहला हक होता है? साहब इस सरदार जी ने मेजॉरिटी सेंटिमेंट्स का पूरा फायदा उठाया इसने। एक आम हिंदू यही सोचता था ये तो अपना आदमी है, ये तो संत पुरुष है, देश के खिलाफ कभी नहीं। लेकिन इसके दिमाग ये तो माइनॉरिटीज की बात कर रहा था। इसको ये जानते हुए कि ये आदमी ये विदेशी महिला का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, हिंदुस्तान की मेजॉरिटी आवाम ने इसको बहुत इज्जत दिया, जिसको इसने मिसयूज किया। इसने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया, इसने देश के साथ विश्वासघात किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो पॉलिटिकल आर्म तहरीक-ए-लबैक यहाँ पे
खालिस्तानी मतलब आम आदमी पार्टी, जो मैंने विदेशी महिला प्लस प्लस 20-25 ये जो चाहे वो सीए के माध्यम से हो, हाँ खालिस्तानी, वो तमाम जितने हैं। मैं एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। आपने एक बात कही थी, वो अभी टेलीविजन पे नहीं कही, हम लोगों की बात जब हम लोग छुरी तलई में बैठे थे तो आपने कहा कि ये जो पूरी युद्ध की पद्धति है, युद्ध की जो रणनीति है, उसमें अब हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे, उसमें सिविल सोसाइटी इस्तेमाल होगी और सिविल सोसाइटी के माध्यम से आप देश में जगह जगह डिस्टरबेंस पैदा करते रहो जो देखने में लोकतांत्रिक भी लगे और आपके ऊपर बजटरी खर्चा भी आए, डिस्टरबेंस भी हो और एक अनस्टेबिलिटी बनी रहे लगातार। तो ये जो सिविल सोसाइटी हर जगह पहुंच जाती है और ह्यूमन राइट्स की बात करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है, क्या आपको लगता है कि अगला युद्ध जो है, जो एक नैरेटिव का युद्ध है, पूरी दुनिया में बैठे बैठे लोग आपके घर के खिलाफ आपके बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट कर देते हैं, चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे माइनॉरिटीज का मामला हो, तो एक युद्ध की रणनीति में ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है कि विदेशी ताकतें भारत के अंदर तथाकथित सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के माध्यम से एक पूरे देश में अनार्की पैदा करने की कोशिश की जाती है। ये एक बड़ा हथियार होने वाला है क्या? देखिए, ये जो आपने कहा आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल का कुछ लंबा इसका जवाब होगा। जी जी, जरूर जरूर जरूर। ठीक है ना? तो आपने बात की कि क्या यही युद्ध का नया तरीका है? बिल्कुल। वो काइनेटिक क्लैशेस का वो जमाना चला गया। अगर आप 71 वाली युद्ध की आप अगर कल्पना करते हैं तो उसका जो चांसेस है वो काफी मिनिमल हो गया है, क्योंकि अभी एक ऑब्जेक्टिव टेरिटरी नहीं है, अभी ऑब्जेक्टिव दूसरा है। अभी ऑब्जेक्टिव है अपना देश में अपने जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है दुश्मन देश में, अपने मुताबिक वहाँ के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को सत्ता पे डालना, ताकि आपके सारे जो स्ट्रेटेजिक एजेंडा वो पूरे। ठीक है? तो उसमें अब अगर आप कहते हैं 71 की लड़ाई टैंक से भिड़ेगा, वो क्लैशेस और ये इस तरह से, और टेरिटरी वो होगा और फीचर कैप कब्जा कीजिएगा, वो झंडा फहराइएगा, फिर आपको ऐसी बात करके लोग गुमराह करते हैं। एक्चुअल जो फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है जो अभी है, क्या हुआ है साहब कि जब से ये न्यूक्लियर ओवरहैंग, जब ये परमाणु अस्त्र आए हैं, उसका जब से ये छाया लोग को प्राप्त हुआ है, तो उस छाये में ये 71 टाइप की लड़ाई की संभावना जो मैंने कहा बहुत कम हो गई है। और उसके आड़ में मैं कन्वेंशनल उसके बाद, हाँ, जो आपकी कन्वेंशनल आर्मी है, इतने स्क्वाड्रन हमको टैंक्स चाहिए, हमारे पास 42 होने चाहिए, मेरे पास 30 ही हैं, वो सब चलता रहेगा वो सब। लेकिन युद्ध भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। वो केवल एक डेटरेंस के लिए, ठीक है? पाकिस्तान आपसे, कोई वो जानता है कन्वेंशनली आपसे वो उलझने नहीं जा रहा है। वो उनको पहले से भी पता है सर, वो ब्लीड इंडिया में 1000 कट्स की पॉलिसी तैयार हुई थी। हाँ, तो वो युद्ध जो है, उस युद्ध का जो चांसेस जो मैंने कहा कि बहुत कम है। अब जो युद्ध है वो है कि आप प्रजातंत्र को ही अपने दुश्मन देश या अपने टारगेट देश में प्रजातंत्र को ही इस तरह से मैनिपुलेट करें ताकि आपकी जो ख्वाहिशें हैं उस दुश्मन देश को लेकर, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा। वरना आप बताइए कि 26/11 का ऑब्जेक्टिव क्या था? एक पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश करके सत्ता में बैठाना, उसके लिए उन्होंने तैयार किया। भाई मुंबई को कैप्चर करना नहीं था ना, समुद्र पे कब्जा करने और ताज होटल में कब्जा करना, या इंडियन ओशन पे कब्जा करना था, कसर के पूरे हिंदुस्तान में। ये भाई एक बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी
हमला या जिस तरह के जो हमले होते हैं प्रॉक्सी वॉर, उसका कोई कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ था, हिंदू टेरर बनाना है, तभी वो पहन के आए थे। और जब ऐसा कोई बड़ा दहशतगर्दी वाला जिहादी हमला होता है तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले विद इन आवर्स वो एक्नॉलेज कर लेती है, जो जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन होती है, तंजीम होती है, कि मैंने किया है। तभी तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो उसके पास रिक्रूट आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कलेवा बांध के ये क्यों करने आए थे? किसको खुश करने आए थे? क्यों हिंदू टेरर बनाने आए थे? एक बात मैं कह रहा हूं, तो ये इस तरह की जो युद्ध पद्धति है, आज मैंने बांग्लादेश में देखा, और मैं थोड़ा वाकिफ हूँ बांग्लादेश से, कई बार गया हूँ बांग्लादेश। मैं देखता था कि जब भी ये खालिदा जिया की सरकार आती थी ना, तो हम जानते थे कि ये पाकिस्तान की सरकार आ गई। तो उसी तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान के जो कुछ पार्टियां हैं, जिनका मैंने आपको कई तथ्य दे दिए कि उनका क्या लिंकेज है पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ। यहाँ से नेता जाते हैं, मणिशंकर अय्यर जाके कहता है कि आप हमारी मदद कीजिए। सर वही इसीलिए वो करता था, बिकॉज ये लिंकेज है, और ये लिंकेज स्थापित करने में ये विदेशी महिला का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो किस तरीके से कि पाक आईएसआई, खालिस्तान, विदेशी महिला, आम आदमी पार्टी, यही नहीं, अब पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करने की बात है। और आप कह रहे हैं कि इंडिया, ये देखिए क्या है कि जो कॉन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना, वो बहुत कॉस्टली होते हैं, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका उद्देश्य हासिल होगा कि नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव हासिल होगा कि नहीं। आप ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है, एक विदेशी महिला को खरीद लो, 1000 करोड़ में बिक जाएगी वो। कन्वेंशनल युद्ध करोगे तो तुम्हारा पता नहीं कितने अरब तुम्हारे फूक जाएंगे, यानी वो फिर वो लंबे समय तक चलेगा ना सर, एक को खरीद के। तो ये विदेशी महिला को और इसको आम आदमी पार्टी, तभी तो ये आपका केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसने क्या क्या बयान दिया। आप तो पाकिस्तान में थे उस समय, आपने देखा कैसे वहां अखबारों में ये छप गए। तभी तो इसने, और ये बीमारी बिहार के नेताओं को भी लगी, सबको लगी, सबको। ऐसा नहीं है कि तो ये जो कहते हैं ना, ये लूज टॉक नहीं है कि ये नेता का आईएसआई से, ये दीज आर नॉट लूज टॉक्स। भाई अगर बिहार का मुख्यमंत्री अगर पाकिस्तान जा रहा है बिना कोई वजह, उसके कोई मतलब, नेपाल नहीं जा रहा है, नेपाल जहां से उसका बॉर्डर लग रहा है, हाँ, जहां प्रॉब्लम है कि लालू यादव कभी काठमांडू नहीं गया, नहीं होड़ लगी हुई थी बल्कि। तो ये अफवाहें नहीं है सर, ये कि ना यार लूज टॉक। अगर आपको मजा अनदर कॉन्स्पिरेसी थियरी है तो तुम बताओ ना कि तुम क्या अपने बाप से मिलने गए थे वहां पे? वो इंडिया इंटेल सेंटर में लोग ऐसे दिन भर बैठे रहते हैं, बेरोजगार ब्यूरोक्रेट, वो यही सब। तो ये दिस इज वेरी इजी। बोले प्रूफ क्या है? प्रूफ, अरे क्या तुमको हम बंदूक स्मोकिंग गन लाके दे? ये दिमाग क्यों दिया है? ठीक है, तो ये देखिए कि अब इसका क्या हमने श्रीलंका में देखा, हमने देखा चाइनीज ने किस तरीके से वहां पर एक पर्टिकुलर पार्टी को वो बिल्कुल मतलब उस पर कब्जा कर लिया उन्होंने और उसको सत्ता पर बिठाया। बांग्लादेश का मैंने आपको एग्जांपल दिया, चाइना भी कर रहा है, इस विदेशी महिला के साथ एमओयू साइन किया है। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट वो बाकी चीजें, कंट्री का डिफेंस कैसे होना चाहिए, औरतें बेटर डिफेंस कर सकती हैं कि मर्द डिफेंस कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन क्या होगा इंडियन आर्मी में है, वो सारा मतलब अब उनको युद्ध पद्धति, मतलब युद्ध करने का तरीका भी अब सिखा। वो राफेल पे एक्सपर्ट हैं, हाँ, वो जलीकट्टू पे एक्सपर्ट हैं, वो हिंदुइज्म पे एक्सपर्ट हैं, वो महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन ना हो फौज में हो, लेकिन जजों के बारे में नहीं बताते कि कितनी महिलाएं हमने जज बनाई। और नहीं, ये देखिए, ये एक अलग ही टॉपिक है। उसको लंबी बात हो सकती है, उसपे बहुत सारे ये इंग्लिश जो एंग्लो सैक्सन ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो बुखार जो चढ़ा हुआ है ना, आप जजमेंट देंगे और उसको स्विट्जरलैंड को कोड करेंगे। अब साहब, अब एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, इस पर आपसे बाद में तफसील में चर्चा होगी। आप हमारी सेना को
आप अमेरिका और फ्रांस और इसकी सेना से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दे आर बेसिकली एक्सपेडिशनरी फोर्स, वो फ्रंटियर्स नहीं गार्ड करते हैं। यहां की सेना 20,000 फीट पे सियाचिन पे मैं रह चुका हूं। आप बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि पीएलए सोल्जर्स के खिलाफ हमारी महिलाएं मुक्केबाजी करें जाके? नहीं, वो 17,000 फीट पे। वो तो हमारे, एक बात मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ फ्रंटियर्स हमारे अलग है, हमारी अपनी थ्रेट परसेप्शन है, हमारी बनावट अलग है। कृपया ये अंग्रेजी बुद्धि यहां मत लगाइए आप। नहीं, वही काम करे जिस काम के लिए उसको तो काम और करना है। अगर अंग्रेजी बुद्धि लगाने, तो मैं कहता हूं कि आपने तो इतनी फटकार लगाई कि जैसे कि पता नहीं कि आप तुरंत एनडीए में भेजिए। इन लोगों ने कहा कि थोड़ा वक्त दीजिए इनको सोचने का, प्लान कर। नहीं, आप नहीं, मतलब क्या, मुझे बात नहीं समझ आती। वैसे बड़ा ये आउट ऑफ टॉपिक पूछ रहा हूँ, क्या भारत की पार्लियामेंट से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट यार? ये हेडमास्टर की तरह हर एक को ज्ञान देते पड़ते हैं यार। इनका रोल क्या है? हजारों करोड़ों मुकदमे पड़े हो, उनको नहीं खत्म करते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है इनको। ये रोज रोज नहीं पैदा करते हैं, ये मीडिया से भी हो गए, रोज छपता है इनके बारे में, रोज बयान देते हैं। और दूसरा कोई बोलते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं। और दूसरा, आपने एनडीए में तो कह दिया कि इनको डाल दो, फिर आप क्यों नहीं बता? जैसे मैं इन्फेंट्री में था, मैं बिहार रेजिमेंट का हूं, तो आप क्यों नहीं कहते हो कि औरतों का भी, महिलाओं का भी बटालियन चाहिए? आप एक अंग्रेजी बोलने वालों को, यू आर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिया एंड भारत, कि भारत में जो ऑफिसर होंगे वो इंडिया वाले होंगे, या जो फीमेल ऑफिसर्स होंगी वो इंडिया वाली होंगी, और उनके नीचे जो लोग होंगे वो भारत वाले होंगे। आर यू मेकिंग अ डिस्टिंक्शन? नहीं तो साइमल्टेनियसली जजमेंट होना चाहिए था कि ठीक है, आप महिलाएं सेना में होंगी, अफसर होंगी, लेकिन उनके सबऑर्डिनेट जो जवान होंगे वो भी बटालियन, जैसे सीआरपीएफ का महिला बटालियन है, आप बनाइए। मेरा तो दूसरा हो सकता है, जुडिशरी को किसने कहा है कि वो आर्मी में भी दखल देगी? मतलब Who are you यार? This is ridiculous. You are riveted to your judgment only. तुम आर्मी में भी जवाब देते हो, राफेल पे भी बोलते हो, तुम पार्लियामेंट के कानून को भी पलट देते हो। What you are यार? 370 पे भी आप सुनवाई कर रहे हैं, तो भारत की पार्लियामेंट मूर्ख है क्या? क्या आपने 370 पास हो गया, आप उसमें सुनवाई के लिए आपने एक्सेप्ट कैसे कर ली? मतलब अजीब ड्रामा है इस देश के अंदर है। तो मैं ये कह रहा हूं कुल मिलाकर के कि हम लोगों की जो बातचीत थी, नहीं, एक मिनट, मैं जस्ट ये थोड़ा समय डाइग्रेस कर गया था इसमें, और इस बात को लेके मुझे बहुत पीड़ा है। नहीं, उसके ऊपर हम एक अलग से पूरी बात करते हैं। उस बात को लेके बहुत पीड़ा है कि देश के बच्चों, महिलाओं, देश की संपदा, इसकी टेरिटरी और जजेस का भी सुरक्षा किस तरह से देनी है। कृपया अपनी सेना पर छोड़ दीजिए। आपकी सेना तय करती है, बड़े चरित्र वाले लोग हैं, आपसे चरित्र सीखने की जरूरत नहीं है। बड़े चरित्र वाले नहीं, वो तो हमने देखा कि कोर्ट में जज कैसे बनाए जाते हैं, वो हमने देखा एक मिनिस्टर। ये दूसरा, मैं ये बात मैं कह रहा था कि बात चल रही थी इसके बारे में कि ये तहरीके लगायक और ये इसका क्या है, इसका भी आप बड़े समझ लीजिए कि क्या है सर, कि पाकिस्तान में जो बरेलवी लोग हैं और ये किस तरह से हम पर इम्पिंच कर रहा है, इसको भी समझ लीजिए। कौन लोग हैं जो वो बैठे हुए हैं वहां पे कुछ किसानों के साथ, ये आपके वेस्टर्न यूपी के कुछ मुसलमान देवबंदी लोग, ये भी समझ लीजिए क्या है। बरेलवी जो था वो हिंदुस्तान में, वो जिन्ना की कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। इन्होंने जिन्ना को पहले कंधे पे बिठाया, फिर पाकिस्तान बनवाया, बहुत बड़ा हाथ था इनका। और बरेलवी और देवबंदी में वही फर्क है जो आपने बोला कि वो मोहम्मद साहब को वो मानते हैं, वो कि भाई ये एक बहुत देवता समान पुरुष थे, ठीक है, मतलब पूजनीय एक कहिए। देवबंदी कहते कि नहीं, उनका ही वॉज जस्ट ए मैसेजर। तो वही देवबंदी और वहाबी सोच में इस मामले में काफी तालमेल है कि वो भी कहते हैं, वहाबी जो सऊदी अरेबिया में, कि नहीं, मोहम्मद साहब वॉज जस्ट ए मैसेजर,
और इसलिए इनका कोई मदार वदार ये सब कोई रिलेटिव बेटा कौन था दामाद कौन था उस सबको कोई मतलब, सब तोड़ो, कोई मतलब नहीं इसका। तो लेकिन ये बरेलवी लोग ने मिलके जिन्ना को बनाया पाकिस्तान। लेकिन जब वहां पे पाकिस्तान बना तो ये सोचे कि अब तो हम यहाँ के मतलब हम, ये तो हमारा मुल्क है। लेकिन वहां भी आखिर है तो वो भी इनके बाप ना, तो फौज ने कहा कि इनको हटाओ, थोड़ा दरकिनार के लोग करो इनको, ठीक है। तो अब ये सब इनकी पूरी जो इनका पूरा सेंस ऑफ अचीवमेंट था वो जीरो हो गया, ठीक है। ये फिर इनका कोई औचित्य नहीं रहा। फिर ज़ियाउल हक आया। ज़ियाउल हक वो मौदूदी का बहुत बड़ा वो था, जमायत इस्लामी और देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट का। फिर देवबंद का उत्थान मतलब होना शुरू हो गया। अच्छा, देवबंदी लोग पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते, वो इसलिए नहीं कि उनको प्रेम था। देवबंदियों का ये कहना था कि भाई क्यों पाकिस्तान बने रहो, यहीं बैठ के इनको बनाओ ना मुसलमान। फिर वो बने 1866 में इसी एजेंडे के तहत इनको यहीं बैठ के बनाओ यहीं मुसलमान, आज वो यही कि मुसलमान को बांट क्यों रहे हो। तभी तो ये सीएए के खिलाफ है। आई एग्री। ये जो शाहीन बाग में बैठे हुए हैं उनका यही था कि मुसलमान को बांटो मत, यही देवबंदी सोच था। तो अभी क्या है कि पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो इंटरनल लिवरेज है वो तहरीक लबैक है, और जो एक्सटर्नल लिवरेज है वो देवबंदी है। अब देवबंदी में लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, जो अहले हदीस और वो सारे मतलब वो है। तो ये जो शाहीन बाग में जो बैठे हुए हैं ये सारे के सारे वो ये देवबंदी वाले हैं। तो जो ये सरदार जी मनमोहन सिंह कहते थे ना कि माइनॉरिटीज का पहला हक है, सब वहां पे बैठे हुए हैं। वहां पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, वहां पे माओवादी, यही माइनॉरिटीज की तो बात कर रहे थे। वहां पे माओवादी बैठे हुए हैं, वहां पे ये बैठे हुए हैं आपके ये आप तो मालूम है, आप तो वेस्टर्न यूपी में, आप तो उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपने ये सारे के सारे देवबंदी वहां पे बैठे हुए हैं। अब ये कहते हैं कि अब क्या है, एक बॉक्सिंग में एक टर्म है पंचिंग बियॉन्ड योर वेट। मतलब उसका है कि आप 55 कैटेगरी का हो गए, 75 किलो वाले से आप मोटिवेट कर रहे हैं ना। तो पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है जिहादियों के थ्रू, सुसाइड बॉम्बर्स के थ्रू। विदेशी महिला वो पंच कर रही है माओवादियों के थ्रू, खालिस्तानी के थ्रू। खालिस्तानी अपने वेट से ऊपर पंच कर रहे हैं ये विदेशी महिला के जरिए से और पाकिस्तान के जरिए से वो अपने, तो आप समझ रहे हैं, एवरीबडी इज पंचिंग पंचिंग बियॉन्ड हिज वेट। उसमें चाइना भी शामिल है। हाँ, कोई चाइना के उसमें। तो वही मैं कह रहा था कि जो विदेशी जो आप ये इतनी कड़े शब्दों में आप ये कर रहे, थोड़ा ये विदेशी महिला से भी सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटा कि बता ना क्या उस मुहादे में क्या है। हाँ, वो क्या है, मैं कह रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट जहां पूछना चाहिए वहां तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लगता है कि बहुत सारे वो जो प्रोफेशनल माफिया है जो रोज पे डालते हैं उन्हीं को एंटरटेन करते हैं, बस वो भी इतने महान वकील है और उन पे फाइन लगाते हैं 50 पैसे। ये किसी साधारण आदमी के साथ करते हैं। खैर एनीवे वी विल डिस्कस। एक और चीज है, मैं वकीलों की बात कर रहा हूँ और अब ये बात आपसे अक्सर क्या होता है कि आपसे जब बातचीत होती है ना तो इंटेलेक्चुअली इतना स्टिमुलेटिंग होता है कि कुछ बातें अपने आप कहने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ कि देखिए ठीक है, आप वकालत करते हैं, वो आपका पेशा है, आप छटे हुए बदमाश देशद्रोही को भी आप डिफेंड करते हैं, उससे भी मुझे कोई नहीं है। वो आपका हो सकता है आप कहें कि वो प्रोफेशनल एथिक्स, लेकिन आप ड्रग पेडलर्स को, आप ड्रग एडिक्ट्स को, आप आतंकवादी को, आप जिहादी को, आप बॉम्बर को, सबको डिफेंड करने के लिए आती है। सुसाइड बॉम्बर को कोर्ट के अलावा आप टेलीविजन चैनल्स पे आते हो डिफेंड कर। कोर्ट में तो आपकी प्रोफेशनल एथिक्स, यहाँ पर आपकी ये वही तो मैंने कहा, वो एथिक्स नहीं है, एक्टिविज्म है। और एंड यू जो आप एक सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया हुए एंड यू आर कमिंग एंड आपको किसने कहा ये?
टेलीविजन कब से कोर्ट बन गया साहब? नहीं, आप जो काम कोर्ट में नहीं करते, पब्लिक में आकर के बता करके आप उसका मैसेज देते हो कि हम किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कौन है मुकुल रोहतगी? भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल रहा और बाहर चला गया और एक नशेड़ी का केस करने यहाँ आया। सर क्या क्या इतना बड़ा इंटरेस्ट था भाई आपका? सर मैं वही कह रहा हूं कि चलिए कोर्ट में वो प्रोफेशनल एथिक्स है आपका, लेकिन टेलीविजन पे आना और साहब मैं आप बता रहे हैं ना, ये भी पूरा पाकिस्तान से लिंक्ड, जिस तरह से पैसा बहाया गया है इसमें। अब आप भी पत्रकारिता में रह चुके हैं, आपने देखा कि कौन सा मतलब क्या इन्होंने वही जो याकूब मेमन के समय वही सारा खेल वही है। तो यही है सर, बहुत सारी चीजें आज हम लोगों ने कवर की और वो जो दूसरा एक एस्पेक्ट है उसमें हम लोग फिर दोबारा से बात करेंगे और उसमें बहुत सारा है उसमें मामला। मैं समझता हूँ कि उसमें और सारे जिसे कह सकते हैं कि दूसरे आयाम भी शामिल हैं उसमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।